लोक सभा ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੱਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਐਮਪੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ GDP 11ਵੇਂ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ GDP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਗਣਾ ਸਿਰਫ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। पूरे बजट में मेरे प्रदेश पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया। मैं विरोध दर्ज करवाते हुए बात अपनी शुरू करना चाहूँगा। सभापति जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो दीवारों पे एक नारा लिखा रहता था, हम दो हमारे दो। और पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल दो साहब की सरकार चल रही थी। अब उन दो साहब के कंधों पर और दो लोग बैठ गए हैं और वो पुराना नारा पूरी तरह फिट हो गया कि हम दो हमारे दो। सभापति जी, चलो ये तो पुराना नारा है, एक नया नारा इस सरकार का सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुझे लगता है कि वो नारा भी दो का विकास बाकी सबका सत्यानाश इस बजट में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है। सभापति जी, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो स्वाभाविक है सारे लोग अपना देख रहे थे और पूरे देश का भी देख रहे थे कि क्या बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। और जब बीजेपी की सुई 230 और 40 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि 5-10 और कम हो जाएं और कम हो जाएं। लेकिन अब मैं कहता हूं भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 आ गई। अगर 5-10 और कम हो जाती, पता नहीं बाबूजी नायडू जी के साथ कोई और बाबूजी आ जाते और इस वजह से और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनरेगा का और किसानों का बजट और कम हो जाता। मैं समझता हूं कि पिछले 77 वर्ष से इतना मजबूरी बस बजट
किसी सरकार ने नहीं पेश किया होगा जितना इस बार एनडीए सरकार ने बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं कि हमारे जितने विपक्ष के साथी हैं वो बहुत खुश होंगे इस बजट से, क्योंकि हरियाणा वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, उनके वहाँ तो इलेक्शन भी है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सरकार की मजबूरी समझिए। यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, और मजबूरी सिर्फ यही है कि वो सत्ता वाली कुर्सी बचानी है और उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। किसानों से वादा किया गया था कि 2 गुना उनकी आमदनी करेंगे, एमएसपी का वादा किया गया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें 27% फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम करके उन किसानों पर नया बोझ पाने का काम किया गया और उनकी आमदनी और कम कर दी गई। क्या आपने कहा कि गरीबों की सरकार है और गरीबों को सबसे बड़ा बेनिफिट पूरे देश भर में अगर मिल रहा था तो मनरेगा से मिल रहा था, और उसका भी बजट कम कर दिया। और उसमें जो महिलाओं की बात इसमें की गई है, सबसे ज्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से, अगर कहीं से उनको इनकम है तो मनरेगा से है। सो बड़ी शर्म की बात है, आपने ना गरीबों को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा। और उसके बाद युवा की बात की गई। सर, आपके ही इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया कि भारत क्योंकि युवा देश है, यंगिस्तान है, तो यहाँ एआई पर हमारे रिसर्च नहीं हो रहा। जितने रिसर्च पेपर्स हैं, अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें, चाइना से कंपैरिजन करें, तो हम बहुत पीछे हैं। तो उस पर फंड देने की जरूरत थी। पर सर, बड़े दुख की बात है कि आपने आईआईटीज का बजट कम कर दिया, आईएमएम्स का बजट कम कर दिया। क्या इस तरीके से हम देश को आगे लेके जाएंगे? हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर, सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में। और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो, वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं। एक देश भी हमसे पीछे नहीं, और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर, सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए, और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, किसानी समेत ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ पूरे जोर शोर ਨਾਲ चुके। सर, मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जो देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो। लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था, और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो 2 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में नेचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोध गया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहां पे जाते हैं, और जहां पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। और फिर मैं नेचुरल कैलेमिटीज की बात करूं तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला
कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेज, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुप चुपीते 7 के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गांव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। 4 पिलर बोले थे, युवा, महिला, गरीब, किसान। किसानों को तो मैं बोलना नहीं चाहती, जो कितने किसान खुदकुशी कर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, आज तक धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये किसान हकी सरकार होती जो कहती थी 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो मुझे इतना ही समझा दें कि 2022-23 में तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.7 थी, तो फिर पिछले साल 1.4 क्यों रह गई जिनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी है? हकीकत यह है कि किसानों के ये दुश्मन हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 2019 से हमारा वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, बहुत नुकसान हुआ है। ये बॉर्डर खोला जाए और हमारे राज्य को कोई टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाए, साइकिल इंडस्ट्री को, स्पोर्ट इंडस्ट्री को बॉर्डर खोल के, ताकि हमारे इधर का व्यापार बढ़े और नौकरियां भी बढ़े। आखिर में सर, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में पंजाब के खजाने को लूट के तबाह कर दिया है। हमारा यहाँ पे इतना ज्यादा करोड़ 3.4 लाख करोड़ का कर्जा एक छोटे से राज्य पे चढ़ गया। जीएसडीपी रेशो 49% हो गया है। तो सर, आप इनको सजा देने के लिए आप आरडीएफ रोक देते हैं, हेल्थ मिशन का रोक देते हैं, पर पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 28 ਰਾਜ ਨੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, तो जो पिछले 3 सालों तो पंजाब के किसान ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया हैगा। और सर सॉरी, किसान एक बड़ी प्लान का साजिश का शिकार हो रहे हैं। जी कॉरपोरेट कैपिटल है, दुनिया की ग्लोबल कैपिटल है, तो हिंदुस्तान के उन्होंने जो यार ने, जो सरकार के भी यार ने, अंबानी अडानी, उन्होंने निगाह जिथे बहुत बड़ा खेतर है खेतीबाड़ी का, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜੋ GST ਹੈਗੀ 18% ਉਹ ਤੇ
ਸਮਦਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और हम यहाँ पर सब बैठे लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 1.25 महीनों 4 जून को हम चुनकर आए थे और मेरे को लगता बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले 1.25 महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट की चिट्ठियाँ के ऊपर साइन किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। मेरा सवाल ये है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इससे कोई बच नहीं पाया, बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या ऐसा हो सकता है जहां पर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बन चुका है, जब बनने जा रहा है, और आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो कैंसर का इलाज कराने के लिए यहां धक्के खा रहे हैं, कोई वहां धक्के खा रहा है, कोई हमारे से साइन करा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है इस देश में कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, उन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जब मिडिल क्लास लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त किया जाए, दवाई सस्ती क्यों करनी है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया लग जाता है, क्या उनका इलाज फ्री हो सकता है?